बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब बोला ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आनी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल यार मेरा ऑनलाइन लाइव जो था वो सेक्शन था आईसीएम में, और आप लोगों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार मुझे नज़र आ रहा था बाद में जब मैंने फ़ेसबुक ओपन की तो बहुत ही यार मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्लाह की ज़ात है कि जो मैं बोलता हूँ वो आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तो आप लोगों की बस दुआ है। और सो नाइस ऑफ यू यार, थैंक यू। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है एक्ट की तरफ, जो कि हमारे सिलेबस में है बट लिमिटेड एक्ट है, ये कंप्लीट एक्ट नहीं है। तो यारो कल किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सच सिलेबस कब ख़त्म कर रहे हैं। देखो हमारा कभी भी ये कंसेप्ट नहीं था कि बिल्कुल शॉर्ट वे में कोई चीज़ करवाई जाए और इसको टू द पॉइंट करवाया जाए और दिसंबर में अटेम्प्ट होगी तो सब लोग वो अटेम्प्ट देंगे। हमारा ये कंसेप्ट था कि ये पूरा सिलेबस जो है विद इन 100 और 90 आवर्स का हो, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लिस्टर क्लियर करके आपके सामने रखी जाए और आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड असल में है क्या और आपके ने इसको किस तरह समझना है। तो ये यही इस सेंस में रहते हुए ये सारी सीरीज़ को बनाया गया। और इंशाल्लाह इसमें अब जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मेरे पास फाइल थी, आई थिंक सो M6 के नाम से सिलेबस, वो मेरे ख्याल में इधर होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर वो आप कहेंगे तो आपको ग्रुप में भी मैं भेज दूँगा। M6 ये। अच्छा, अब इसमें रह कितना गया और मैं कितने टाइम में ये आपको कवर करवा सकता हूँ। तो ये तो सारा एक्ट है ना, ये तो मैंने करवा दिया। सिक्योरिटीज़ एक्ट, ये आज हमने इंशाल्लाह होपफुली आज या कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटीज़ एक्ट। कंपनीज इन कॉरपोरेशन रेगुलेशन, ये एक नज़र मैंने कहा था खुद देख लेना। अगर खुद नहीं देखनी तो एक नज़र मैं आपको खोल के दिखा दूंगा ये सारी रेगुलेशन। ये बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेम को रखने के लिए ये वो चीज़ें हैं। और इन रेगुलेशन में से सब बस क्या याद करना, चलो वो मैं कल ओपन करके तुम्हें बता दूंगा कि इन कॉरपोरेशन रेगुलेशन से तुमने क्या लेना है। वो सेक्शन ही लेंथी है बस सिक्योरिटीज एक्ट में, बाकी तो छोटा सा एक्ट है। तो सिक्योरिटीज एक्ट ये सेक्शन नंबर 2, 6, 7, 1977, 87 to 96। तो सेक्शन नंबर 2 में सारी की सारी डेफिनेशन मौजूद है। वो हम देखेंगे क्या डेफिनेशन होती है और ये कौन सा एक्ट है, ये तो बात की बात है। इसमें अब रह गया करवाने वाला मुदारबा। मुदारबा रह गया करवाने वाला, जो मैंने तुम्हें करवाना है। शेयर कैपिटल की वेरिएशन करवानी है, पब्लिक ऑफरिंग करवानी है, चैप्टर 1 to 5 पब्लिक ऑफरिंग, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तो आई थिंक सो 2 या 3 हफ्ते, यानी कि मेरे कोई 10 या 12 लेक्चर में की मार है ये सारी गेम। और इंशाल्लाह वो 10 लेक्चर भी तो देखो ना, 2 हफ्ते बनते हैं। 3 हफ्ते बाद तो मैंने तुम्हारे पास आना होता है, पूरे 7 दिन में 3 दिन। और वो भी तुम कहते हो कब ख़त्म करोगे। तो इंशाल्लाह इसी टाइम में। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार मैं तो 90 आवर्स से पहले सिलेबस जो है ये ख़त्म। आवाज़ नहीं आ रही मेरी, मैं तो इतना ऊंची ऊंची बोल रहा हूँ आज तो। अब्दुल वहीद का मैसेज आया, आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है 90 आवर्स से पहले ही इसको ख़त्म कर दूंगा। हेलो, बाकियों को आवाज़ आ रही है। हाँ, एट द एंड हम करेंगे यार, वो मैंने कहा है
कि एट द एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट द एंड लास्ट जो लेक्चर होगा तुम मास्टर हो जाओगे, फिर हम देखेंगे कि हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ उठानी है। सही हो गया? तो वो लास्ट पे हम रखेंगे। ओके, चलो ठीक है, ये मैसेज क्लियर हुए। अब हम चलते हैं सिक्योरिटीज़ एक्ट की तरफ। देखो सिक्योरिटीज़ एक्ट, सिक्योरिटीज़ में क्या क्या शामिल है पहले ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, सिक्योरिटीज़ में शेयर्स शामिल हैं, वो आप बात मेरी गौर से सुनना। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या शामिल है? सिक्योरिटीज़ में, हाँ, सब लोगों को पता है, शेयर्स शामिल हैं। यार ये वो वाले शेयर नहीं है मियाँ साहब वाले, ये शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के शेयर, हमेशा याद रखना, इसमें प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लेना तुमने। सिक्योरिटीज़ में शामिल है पब्लिक कंपनीज के शेयर्स, ठीक है? पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स, पब्लिक कंपनी का रिडीमेबल कैपिटल्स, पब्लिक नोट, ठीक है, ईटीसी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सिक्योरिटीज़ क्यों बोला गया? सीधी तरह कह देता शेयर्स। सिक्योरिटीज़ क्यों बोला गया? क्योंकि यार इस मार्केट में पब्लिक कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी अपने जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, अपने जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट के डेट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे सेल परचेज हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल एक एक्ट बना दिया गया कि सिक्योरिटीज़, कि इन सिक्योरिटीज़ को कैसे और कब और किसने इशू करना है, इनको रेगुलेट करने के लिए। देखो हमने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था कि अगर शेयर इशू करने हैं तो कौन सा प्रोसेस है, कैसे कैसे शेयर इशू करने हैं। लेकिन वहाँ पे एक नाम हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टिस, कि जब भी एक कंपनी शेयर इशू करती है ना तो सबसे पहले वो इशू करती है प्रोस्पेक्टिस। वो प्रोस्पेक्टिस इशू करेगी जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो करती होती है प्रोस्पेक्टिस इशू करती है। प्रोस्पेक्टिस क्या होता है? यार कभी तुमने आईसीएमए में एडमिशन लिया, तुम्हें एक अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए गए होंगे, इसी तरह कंपनियां अपने फ्यूचर के बारे में लिखती हैं। प्रोस्पेक्टस में लिखती हैं हमारी मैनेजमेंट क्या है, हमने क्या सोचा है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, आ जाओ हमारे साथ, ना आए तो देखना तुमने गरीब रह जाना है, हमने अमीर हो जाना है। और प्रोस्पेक्टस में सारे उन्होंने बताए होते हैं कि हमने क्या सोचा हुआ है, आप आ जाएं, आप गरीब हैं अभी, हम में इन्वेस्टमेंट करें, अमीर हो जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, सारा बताया होता है। प्लान हमारा क्या है, डायरेक्टर्स जो इस कंपनी के बने हैं इनकी प्रोफाइल क्या है, तो कैसे कैसे ये कंपनी जो है अपने आप को सोचती है कि कल को कहाँ पे पहुँच जाएगी, वो सब कुछ बताने के बाद एंड पे इन्होंने रखी होती है शेयर एप्लीकेशन, कि अगर आप हमारी बातों से मुत्तफिक हैं तो इस शेयर एप्लीकेशन को फिक्स करें और ये फ़लाँ बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा के ये एप्लीकेशन हमें सबमिट कर दीजिए या वहीं पे डिपॉजिट करवा दी जाए। तो ये सारा प्रोसेस है। तो हमने कंपनीज एक्ट में यार एक और बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि जो पब्लिक कंपनी बनने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देती है कि मेरी सिक्योरिटीज़ आप लिस्ट कर लें, कि मेरी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट आप कर लें, आप अपने पास लिस्ट कर लें, क्योंकि मैं अपने स्टॉक की ट्रेडिंग आपके थ्रू करवाना चाहती हूँ। आपके जो ब्रोकर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके पास TRE सर्टिफिकेट्स हैं,
टीआरई सर्टिफिकेट क्या होता है? किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग राइट होता है, उसको सिक्योरिटीज एक्ट बोलता है टीआरई सर्टिफिकेट्स के इस कंपनी के जितने शेयर्स होंगे वो एक ब्रोकर के थ्रू बिकेंगे, एक पूरे सिस्टम के थ्रू बिकेंगे और उसको वही ब्रोकर बेच सकेगा जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने टीआरई सर्टिफिकेट इशू किया होगा। तो इसके बाद ये सारी रेगुलेशन बताने के बाद सिक्योरिटीज एक्ट जो है ये अनाउंस किया गया और सिक्योरिटीज एक्ट में बताया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी यहाँ पे लिस्ट करवानी है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। यानी कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पब्लिक कंपनी है, उसने अपनी सिक्योरिटीज जो हैं वो लिस्ट करवानी है, उसने अपनी सिक्योरिटीज अगर लिस्ट करवानी है तो उसका तरीकेकार क्या होगा वो पहले हमने पढ़ना है। सिक्योरिटीज लिस्ट करवाने के बाद वो क्या एकदम से कैपिटल मार्केट में फेंक देगी? जैसे आज एक कंपनी है उसने सिक्योरिटीज लिस्टिंग करवाने के लिए दे दी स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन के बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त की जाती है, जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म होगा कि हम हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना है, एक शेयर इतना है, और जो भी इनका तरीकेकार होगा उन्होंने लेट्स सपोज, वो हमने तो देखना है ना, लेट्स सपोज उन्होंने कह दिया जी अभी लिस्टिंग की एप्लीकेशन दी है, उसके बाद फौरन से क्या कैपिटल मार्केट में अपना कैपिटल फेंक देगी? अच्छा, अगर कैपिटल इसके शेयर्स जो है मार्केट में आगे हैं तो प्रोस्पेक्टस कैसा बनाएंगे? कंसर्न है हमारा यार स्टॉक एक्सचेंज से मुल्क का नाम ना बदनाम हो जाए, कोई ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक के साथ फ्रॉड ना कर जाए या किसी फॉरेनर के साथ फ्रॉड ना कर जाए। ये पब्लिक इम्पैक्ट है, इसलिए हमारा ज़्यादा कंसर्न है ऐसी कंपनीज के साथ, इनको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हम इतनी रेगुलेशंस जो है इनके ऊपर इम्पोज रखते हैं, क्योंकि ये एट लार्ज पब्लिक को इम्पैक्ट करने जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, बोथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसकी नज़र है। तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट डाल दो, इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डाल दो कि इसके जो लालची डायरेक्टर्स हैं वो कभी भी ऐसी डिसीजन मेकिंग ना कर सकेंगे अवाम का नुकसान हो जाए। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डाल दो, फिर इसकी सिक्योरिटीज के ऊपर नज़र रखो। तो इन सारी बातों के लिए यार ये आ गया सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही मज़े का एक्ट है। इसकी डेफिनेशंस हैं यार कुछ, शायद मैं मेरे पास एक्ट, हाँ वो एक्ट मैं तुम्हें भेजूंगा। इसकी डेफिनेशंस हैं, बड़ी आसान तरीन डेफिनेशन है। जैसे टीआरई सर्टिफिकेट का क्या है, उसकी डेफिनेशन के ये एक ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट है। ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको। ये किसको मिलता है? कहता है जी ये ब्रोकर को मिलता है, ये उसके पास होता है कि इसके ट्रेडिंग राइट्स होते हैं, ये इनके थ्रू शेयर्स जो होते हैं इनकी सेल परचेज होती है, सिक्योरिटीज जितनी होती है इनकी सेल परचेज होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी डेफिनेशन, और तुम्हें पता है यार डेफिनेशन से आजकल ज़्यादा पेपर आ रहा है हमारा, तो हर डेफिनेशन नहीं करनी, वो डेफिनेशन भी मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि तुमने कौन कौन सी डेफिनेशन करनी है, तो वो कल ओपन करके मैं क्लैरिफाई करवा दूंगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 का, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, सेक्शन नंबर 19। जो जो सेक्शन है हमारे सिलेबस में हमने वही करने हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मैं ये सारा पढ़ूंगा और सारा पढ़ने के बाद आपको कंसाइज कर दूंगा कि तुमने इसमें से क्या करना है। ओके, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, a company that wishes to have its securities listed on securities exchange shall submit। एक कंपनी जो है वो अगर चाहती है, अगर कोई कंपनी चाहती है, यार इसका मैनेजमेंट अनाउंस करेगी कि कल टुमारो ऑफ है या नहीं है, अब मुझे सीक्वेंस बनाने दो। अगर एक कंपनी चाहती है कि उसकी सिक्योरिटीज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हों, वो क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी। और एप्लीकेशन में हमेशा यहाँ पे याद करवाता होता हूँ कि जब भी एप्लीकेशन हो तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे हो, ये ना हो बाखिदमत जनाब सिक्योरिटी एक्सचेंज साहब, कोई ऐसी बात ना हो उस एप्लीकेशन में। एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज।
सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है इसको एप्लीकेशन देनी है सिक्योरिटीज लिस्ट करवाने के लिए, अपना कैपिटल लिस्ट करवाने के लिए। और एप्लीकेशन कहाँ से लेनी है, कहता है घबराने की जरूरत नहीं, पहले से पड़ी हुई है, तुमने बस खाली जगह फिल करनी है। एज वेल एज इसको अप्लाई करने के बाद, एप्लीकेशन फिल करने के बाद वहां पे फोटो कॉपियर होगा, उसकी कॉपी करवाना। एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द कमीशन। फिर ये कॉपी जो है कमीशन को, एससीसीपी को भी भेज देंगे। अपॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मिल जाएगी सिक्योरिटीज एक्सचेंज को, जब एक कंपनी अप्लाई करती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाले उसके ऊपर अपने चेक्स वगैरह लगाएंगे जो भी इन्होंने बनाए होंगे। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्या करेगा, मे लिस्ट द सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग ऑन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज। फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन क्या करेगा, ये सिक्योरिटीज को लिस्ट कर देगा कि हाँ ये सिक्योरिटीज को मैं अपने पास लिस्ट कर देता हूँ और मेरे चैनल के थ्रू मैं ये फील करता हूँ कि ये सिक्योरिटीज में हमारी ट्रेडिंग में चली जाएगी। Securities exchange list security after making such inquiry as it may consider necessary that the applicant fulfill the condition prescribed in this behalf। कहता है ये securities exchange जो है कोई इंक्वायरी वगैरह भी कर सकता है एप्लीकेशन, जिसको भी ये चेक कर रहा है कि क्या ये एप्लीकेशन हमारे पर्पस के ऊपर पूरी उतर रही है या नहीं। इसके बाद वेयर द सिक्योरिटी एक्सचेंज रिफ्यूजेस टू लिस्ट अ कंपनी सिक्योरिटी, जहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कह रहे नहीं जी भाग जाओ यहां से, अब तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर नहीं है, तो आपने कमीशन को खत लिखना है। फिर आपने एससीसीपी को बताना है। द कमीशन में, फिर कमीशन के पास इख्तियार है। द कमीशन में ईदर ऑन द पटिशन बाय द एप्लीकेंट made within the prescribed time or on its own motion direct the securities exchange to list the securities। कहता है अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज वाले मना कर दें कि हमने आपकी सिक्योरिटीज जो है ट्रेडिंग में नहीं जाने देनी, आपको लिस्ट नहीं करना हमने, कहता आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कमीशन के पास जाएं और कमीशन को लिखें कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने ये मना कर दिया और हम सोचते हैं हम सिक्योरिटी एक्सचेंज के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। तो कहता है कमीशन के पास ये फिर इख्तियार है कि अगर बंदा प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर कमीशन को अप्लाई करे या कमीशन खुद सिक्योरिटीज एक्सचेंज को हुक्म दे सकता है कि करो इसकी सिक्योरिटीज को लिस्ट। वेयर आफ्टर लिस्टिंग द सिक्योरिटीज कमीशन आर, ये तो है लिस्टिंग का मामला यहाँ तक कि लिस्टिंग कैसे करवानी है, स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है, वो सोचेंगे देखेंगे लिस्ट कर देंगे। अगर नहीं किया कमीशन को लिखो, तो कमीशन जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इन सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कर देगा। वेयर आफ्टर लिस्टिंग द सिक्योरिटीज़, जहाँ सिक्योरिटीज़ लिस्ट हो जाएंगी, द कमीशन और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज फाइंड दैट, जहाँ सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाए और बाद में क्या पता चले एप्लीकेशन इज डेफिशिएंट इन एनी मटेरियल रिस्पेक्ट, कि एप्लीकेशन में कोई मटेरियल मिस्टेक है, और द कंपनी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द एनी प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन और रिक्वायरमेंट, और इसको लिस्ट कर लिया, बाद में ये हमारा कहानी मान रही, जो रेगुलेशन हम इशू कर रहे हैं उनको नहीं फुलफिल हो रही, एंड कंटिन्यूड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज वुड नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, और जहां ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा इसकी सिक्योरिटीज वगैरह, तो कमीशन या एससीसीपी, कमीशन या एससीसीपी में बाय एन ऑर्डर, कमीशन या एससीसीपी ऑर्डर के थ्रू क्या करेंगे, इधर रिक्वायर द कंपनी टू करेक्ट द डेफिशिएंसी, कंपनी को हुक्म देंगे कि डेफिशिएंसी करेक्ट कर लो, कंप्लाई करो जो हम आपको रेगुलेशंस या रिक्वायरमेंट इशू करते हैं विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, या क्या करेंगे इनकी लिस्टिंग को रिवोक कर देंगे।
और याद रखना है जब एक पब्लिक कंपनी डी लिस्ट हो जाती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ वाइंड अप करेंगे। देखें, कमीशन और एससीसीपी एक ही बनता है यार। एससीसीपी का शॉर्ट अब्रीविएशन यहाँ पे हर एक्ट में कमीशन यूज हो जाता है, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें कमीशन, उसमें कमिश्नर है वर्ड, उसका मतलब होता है कमिश्नर इनकम टैक्स। कमीशन स्पेसिफिकली नेम यूज होता है हर एक्ट में, और जिस एक्ट में कमीशन का नाम यूज होता है ना वो डेफिनेशन में बताते हैं कि कमीशन से मुराद हमारा क्या है इस एक्ट में। तो जब तुम डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो वो डेफिनेशन कल की जो देखेंगे हम उसमें आएगा कमीशन। वो बोलेगा कमीशन से मतलब है बच्चों आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है बजाय हम हर जगह लंबी चौड़ी ये कहानी लिखें सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम उसको आगे चल के हमेशा कमीशन ही बोलेंगे। तो ये तरीकाकार है एक सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने का कि आप एप्लीकेशन करें स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज वाले उसको देखेंगे, लिस्ट कर देंगे। अगर उन्होंने नहीं लिस्ट किया आप कमीशन को बोलें, कमीशन उसको हुक्म दे देगा लिस्ट करने के लिए। और अगर अगर आपने आफ्टर लिस्टिंग बात ना मानी, कोई रेगुलेशन पूरी नहीं कर रहे, कोई डेफिशिएंसी उनको नज़र आ गई, आप वो डेफिशिएंसी रिमूव करेंगे तो या वो आपकी लिस्टिंग जो है रिवोक कर सकते हैं, लिस्टिंग ख़त्म कर सकते हैं। अब एक कंपनी लिस्ट हो चुकी, अब एक कंपनी लिस्ट हो चुकी, उसने पब्लिक ऑफर कैसे करनी है इसके ऊपर देखो, पब्लिक ऑफर रेगुलेशन भी हमने पढ़नी है ना। और उससे पहले ये एक्ट पढ़ लेना लाजमी है क्योंकि हमने पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन पढ़नी है, उसके चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 पढ़ना है। तो पब्लिक ऑफरिंग करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, ये एक पूरा चैप्टर है, सेक्शन नंबर 87 से लेकर सेक्शन नंबर 96 तक उन्होंने हमारे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया। तो पब्लिक ऑफरिंग करने के लिए क्या करना चाहिए इनको। This part applies to the offer of securities other than the government debt securities। कहता है ये सिर्फ ऐसी कंपनीज पे अप्लाई है जो कि पब्लिक कंपनी है इन शॉर्ट, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है उसको नहीं कहने जा रहे, गवर्नमेंट का अपना तरीक़ेकार होगा, वो जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कहता मैं उसको नहीं छेड़ने जा रहा, मैं सिर्फ ये बाकी लोगों को बताने जा रहा हूँ जो अपनी सिक्योरिटीज हमसे लिस्ट करवाते हैं। No person shall make a public offer of securities unless, कहता कोई पर्सन कभी भी खबरदार कोई मशहूरी नहीं देगा अपनी सिक्योरिटी की, ये कहने जा रहा है। कहता मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर किसी पर्सन ने बताया कि मेरी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं और उसकी अनाउंसमेंट शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर 5 रुपए में 2 शेयर ले लो, वो बताने जा रहा है अब क्या करेंगे हम। कहता नो पर्सन, नो पर्सन का मतलब कंपनी, कंपनी का कोई डायरेक्टर, कोई भी पर्सन, कोई भी ब्रोकर, किसी को इजाज़त नहीं है मेक अ पब्लिक ऑफर के अवाम को ऑफर करे सिक्योरिटीज, डेट डिबेंचर्स की, शेयर्स की, जो भी सिक्योरिटीज हैं उनकी ऑफर नहीं करनी तुमने अनलेस, कब तक ऑफर नहीं करनी, जब तक क्या ना हो जाए, issuer or the offerer of the securities has submitted for approval to the commission। नंबर 1, जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ लिस्टेड हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज सॉरी स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है, कहता सबसे पहले आप इजाज़तनामा लेके आए एससीसीपी से, आप एससीसीपी से इजाज़तनामा लेके आए कि क्या हम सिक्योरिटीज़ को अवाम में इशू कर दें, एंड द कमीशन हैज़ अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस, और वो इजाज़त तुमने लेनी है प्लस प्रोस्पेक्टस के साथ, और कमीशन को अपना प्रोस्पेक्टस पढ़ा लेना है, दिखा देना है कि हमने ये प्रोस्पेक्टस बनाया अवाम को फंसाने के लिए, तो क्या ये प्रोस्पेक्टस हम इशू कर दें। ठीक है, तो एक कंपनी है वो चाहती है कि मेरी सिक्योरिटीज अवाम खरीद ले,
तो कहता है आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगे, सबसे पहले आप जाएं कमीशन के पास, उससे रिटर्न इजाज़तनामा लें और आपका आपने जो प्रॉस्पेक्टस बनाया होगा, अच्छी अच्छी बातों की खिचड़ी पकाई होगी, उसकी भी अप्रूवल लेके आए, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस के ऊपर ही तो एप्लीकेशन है ना, प्रॉस्पेक्टस तो जान है ना। कैसे पता चलेगा आवाम को कि कंपनी क्या है और इसने क्यों सिक्योरिटीज़ हम इसकी परचेज़ करें। तो उन्होंने कहा जी कमीशन की अप्रूवल लें सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले, पब्लिक ऑफर करने से पहले। प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन, ये जो प्रोस्पेक्टस होगा जिसमें तुम सिक्योरिटीज़ अवाम को इशू करने जा रहे हो, प्रोस्पेक्टस अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ये 60 दिन के लिए वैलिड होगा, 60 दिन के लिए प्रोस्पेक्टस जिंदा रहेगा। इसका मतलब है आप 60 दिन के लिए इस प्रोस्पेक्टस को अपनी सिक्योरिटीज़ एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। For the period of 60 days from the date of such approval or for such longer period approved by the commission। वो कहता है ये जो प्रोस्पेक्टस तुमने अप्रूव करवाया ना सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए, कि अवाम में इशू करने के लिए ये तुमने अप्रूव जो करवाया है ना, ये 60 दिन के लिए जिंदा रहेगा। द टाइम पीरियड ऑफ 60 डे प्रोवाइडेड फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन बाय द रीजन इन रिकॉर्डिंग। और अगर कमीशन ने प्रोस्पेक्टस का टाइम इंक्रीज करना है तो ये रीज़न जो है लिख के टाइम इंक्रीज किया जाएगा। कमीशन शैल नॉट बी लायबल, फिर आवाम को बताया जाता है कि कमीशन का काम है प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना। कमीशन शैल नॉट बी लायबल फॉर liable to any action in damages suffered as a result of any prospectus approved by the commission। चलो जी, कमीशन ने कहा कि जो प्रोस्पेक्टस मैंने अप्रूव किया है ना, अगर उसमें से तुम्हें कोई नुकसान हुआ, कल को कुछ उस कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखी थी कि कमीशन की नज़र में नहीं आई, उसने अवाम को इन्फ्लुएंस कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अवाम ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी इस कंपनी में, वो स्टेटमेंट नज़र नहीं आई। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था ये देखें जी हमारे साथ जो है मियाँ साहब की भी इन्वेस्टमेंट है और मियाँ साहब बड़े खुश हैं हमारी कंपनी में और जो इनका भी प्लान है हमारे साथ। और हमने पढ़ा मियाँ मियाँ साहब तो हमारे शेर हैं, हम भी शुरू हो गए। और ये बात कमीशन की नज़र में नहीं आई थी, तो कमीशन कहता कि मेरा जो काम है प्रोस्पेक्टस अप्रूव करना है, अगर आपको कल को उसमें से कोई नुकसान होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होते। आगे अगर कोई फॉल्स फिर कहता है जी अ पर्सन हु इन कनेक्शन विद पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज मेक फॉल्स फिक्टिशियस एप्लीकेशन कमिट एन ऑफेंस। कहता है ऐसा पर्सन जो कि कनेक्शन है पब्लिक सिक्योरिटीज की ऑफर से, अगर वो फॉल्स और फिक्टिशियस फिक्टिशियस एप्लीकेशन करता है अवाम को, तो वो ऑफेंस कर रहा है। कमीशन वेयर इट कंसिडर अप्रोप्रिएट forfeit any or all of the money paid payable in respect of offering application after providing the applicant reasonable opportunity being heard। कमीशन को अगर आप फीस जमा करवाते हैं एप्लीकेशन अप्रूव करवाने के लिए, तो कहता है कमीशन जो ये एप्लीकेशन है ये फोरफेट कर सकता है, इसकी फीस जो है ये खा पी सकता है। तो नो पर्सन शैल मेक द पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़। अच्छा अभी एक मैसेज आया कि सर सिक्योरिटीज़ का जनरल मीनिंग बता दें। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार मैंने जनरल मीनिंग बताया था, जनरल मीनिंग बताया, इसका जनरल मीनिंग बताया था कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इसका मतलब होती हैं शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, रिडीमेबल कैपिटल, डिबेंचर्स, ठीक है, ये शेयर्स। और सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट का डेट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह जो कि लिस्टेड होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के शेयर्स वगैरह। तो कहता है ये जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उस पर अप्लाई नहीं होता गवर्नमेंट पे। इसके अलावा फिर बाद में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बच जाती हैं, या तो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं उनके लिए। अगर वो नई सिक्योरिटीज इशू करने जा रही है ना, ये रेगुलेशन उनके लिए है यारो, ठीक है। ताज़ा ताज़ा गरम गरम शेयर्स वो इशू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कहता है सबसे पहले आपको ना प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत है।
प्रोस्पेक्टस बना के फिर आप उसकी अप्रूवल ले कमीशन से अप्रूवल ले प्रोस्पेक्टस की, फिर ये अप्रूवल 60 डेज के लिए है। और अगर आपको कोई नुकसान होता है प्रोस्पेक्टस से, कमीशन कहता है मैं जुम्मेवार नहीं हूँ, मैंने बस अपनी कार्रवाई पूरी की है प्रोस्पेक्टस को देखने की, और अगर इसमें कोई गलती करेगा तो आगे जाके बताएगा कि जो बंदा प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी चीज़ यूज़ करता है, कोई गलती करता है, उसका हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सीन है सिक्योरिटीज़ का। नो पर्सन शैल मेक पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इफ सच पर्सन आर इट्स डायरेक्टर स्पॉन्सर आर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैव बीन द होल्डिंग ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर हैव बीन स्पॉन्सर आर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर विच। अच्छा, वो कहता है जी कोई पर्सन भी पब्लिक ऑफर नहीं करेगा अगर वो पर्सन डायरेक्टर है या स्पॉन्सर है या वो शेयर होल्डर है किसी ऐसी कंपनी का जिसने क्या किया होगा, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज। कहता है कोई पर्सन भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को दोबारा प्रेजेंट नहीं करेगा। कहता है अगर इसके डायरेक्टर को, इस कंपनी के स्पॉन्सर को, इस कंपनी के जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर होंगे या कोई भी डायरेक्टर से रिलेटेड कोई ऑफिसर वगैरह होगा, कहता है अगर हम उसे डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे या उसका टीआरई सर्टिफिकेट, मैंने बोला था ना ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट होता है एक, या उस कंपनी का, उस ब्रोकर का हम क्या कर देंगे, टीआरई सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड और फॉरफिटेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज, या कहता हम उस कंपनी का कोटा ही खत्म कर देंगे। टीआरई सर्टिफिकेट अगर हमने कंपनी का कोटा दिया हुआ है, कहता हम वो कोटा ही खत्म कर देंगे। और विच हैज बीन डीलिस्टेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशन। कहता ये वाले पर्सन जो है ना कभी भी पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकेंगे। अगर हमने उनको डिफॉल्टर अनाउंस कर दिया, ऐसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि टीआरई सर्टिफिकेट जो है उसका सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने हड़प कर लिया, जम कर दिया, खत्म कर दिया, या डी लिस्टेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज ड्यू टू नॉन compliance of its regulation, the commission may grant the relaxation upon the reason to be recorded and rectification of cause leading to such delisting। delisting करने से पहले कमीशन कोई रिलैक्सेशन ग्रांट कर सकता है, और आप वो रिलैक्सेशन में कोई उसको काज वगैरह शो करवा सकते हो कि क्या वजूहत थी। टीआरई सर्टिफिकेट क्या होता है, ये डेफिनेशन पड़ी हुई है आपके पास, ये वहाँ से मैंने उठा ली है कि टीआरई सर्टिफिकेट एक ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट है, इसको बोलते हैं टीआरई। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि एक्सचेंज इशू करता है। अच्छा, ऐसा सर्टिफिकेट है इशूड किया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑन द डेट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, कि जब कोई कंपनी इसके साथ रजिस्टर होती है ना सिक्योरिटीज एक्सचेंज के साथ, तो इसको ये टीआरई सर्टिफिकेट देते हैं, इनका राइट एविडेंस राइट ऑफ टीआरई सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रोकर इन अकॉर्डेंस विद द। तो उन्होंने कहा ये वाला जो राइट है हम प्रोवाइड करते हैं। ये डिटेल में अगर टीआरई सर्टिफिकेट आपने पढ़ना है तो कल की डेफिनेशंस में हम इसका पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे टीआरई सर्टिफिकेट क्या होता है। अच्छा, जो इसका होल्डर होता है वो क्या क्या काम कर सकता है, और टीआरई सर्टिफिकेट छिन जाना इससे इसका क्या मकसद होता है। तो अभी आप सिर्फ ये सेंस लें कि टीआरई सर्टिफिकेट क्या है, एक इंटाइटलमेंट राइट है, क्योंकि कल की डेफिनेशन में हम 3-4 डेफिनेशन मिला के पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि टीआरई सर्टिफिकेट क्या है। उसके बाद दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, कहता है ये सेक्शन नहीं अप्लाई होगा। सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सिक्योरिटीज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफर करता है उस पर अप्लाई नहीं होगा। वेयर सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन कनेक्शन विद द प्राइवेट ऑफरिंग आर प्राइवेट प्लेसमेंट, फिर कहता है ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर आप प्राइवेट ऑफरिंग कर दें। प्राइवेट ऑफरिंग का मतलब कि चंद स्पेसिफाइड पर्सन को ये प्राइवेट ऑफरिंग कर दें और वो पहले से अग्रीड हैं। या प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं
उनको किसी खास एक कंपनी को ऑफर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर आप क्या करें, अपनी सब्सिडरी को इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी, यानी कि अपनी सब्सिडरी के शेयर्स टू द मेंबर ऑफ द लिस्टेड होल्डिंग कंपनी। ये सेक्शन वहाँ भी अप्लाई नहीं होता जहाँ एक सब्सिडरी के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी को बाय द वे ऑफ कह लो कि डिविडेंड, जिसमें शेयर्स वगैरह अनाउंस किए जाते हैं। और वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द इशूअर्स टू द मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द इशूअर्स, मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द मेंबर आर एम्प्लॉयज ऑफ द, और फिर कहता है ये सेक्शन एम्प्लॉय शेयर स्कीम इन शॉर्ट वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता। वेयर द सिक्योरिटीज आर शेयर्स एंड आर ऑफर्ड एज अ बोनस शेयर टू एनी ऑल ऑफ, और फिर कहता है ये बोनस शेयर पे भी अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब फिर ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है, ये सेक्शन है पब्लिक ऑफरिंग का, कि अगर आप ऑफर करने जा रहे हैं ना अपने उसकी, अगर आप ऑफर करने जा रहे हैं अपने शेयर्स की पब्लिक को, अवाम को, तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पब्लिक ऑफरिंग कभी नहीं करेंगे जब तक कमीशन से इजाज़त ना ले लें। फिर प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवाएंगे, कमीशन कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं कि अगर कोई प्रोस्पेक्टस में गलती निकल आई, क्योंकि मैंने तो अपनी मेयर्स लगा के प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया है। फिर भी अगर कोई मिसलीड करता है प्रोस्पेक्टस को, उसकी बाद में जाके सज़ा सुनाएगा कि उसकी सज़ा क्या होती है। फिर इसमें उसने कहा कि कोई पर्सन पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर पाएगा अगर वो डिफ़ॉल्टर है, उसका ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट छिन गया या उसको डीलिस्ट कर दिया, तो वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता इन बंदों के ऊपर। तो ये था सेक्शन नंबर 87। 88, अप्रूवल इशू सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस को कैसे अप्रूव करवाना है, कैसे इशू करना है, कहाँ कहाँ सर्कुलेट करना है, उसके ऊपर बताएगा। मेरी आवाज़ क्लियर है? मोहम्मद हमजा हैंड प्लीज। देखो मैं आपके क्वेश्चन लूँगा, मेरे पास आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन लूँगा मैं आपके। अप्रूवल इशू सर्कुलेशन पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो ये वो वाली सिक्योरिटीज़ हैं जो कि आप अभी इशू करने जा रहे हो अवाम को, तो उसके ऊपर फंड रेजिंग होने लगी है कंपनी को। ठीक है, ये वो वाली सिक्योरिटीज़ हैं। तो इनके लिए क्या करती हैं कंपनीज, अगर तो नई कंपनी है, न्यू कंपनी है जिसका अभी अभी जन्म ही हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, वो फिर प्रोस्पेक्टस बनाती है। वो प्रोस्पेक्टस बनाएगी। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टस और एक होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। शायद तुमने सुना होगा। पब्लिक कंपनी ये दोनों इस्तेमाल कर सकती है। प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टस, पहले चलो सोचो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये पहले भी मैंने बताया था। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कि अगर एक पब्लिक कंपनी है ना, उसके 4-5 ही मेंबर हैं, क्योंकि हमें पता है एक पब्लिक कंपनी 3 लोगों से मिलकर बन जाती है, और ये 4-5 ही मेंबर है ना, तो क्या एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस अवाम में इशू करेगी? ये 4-5 तो मेंबर कह रहे हैं हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, पब्लिक कंपनी है हम, लेकिन हम ही अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं, तो क्या ये फंड रेजिंग प्रोस्पेक्टस से करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टस की जगह प्रोस्पेक्टस से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट इशू करेंगे, और उस स्टेटमेंट को सब्सक्राइब करके ये मेंबर बनेंगे। उस स्टेटमेंट को इशू करके ये अगर किसी को ऐड करना हुआ तो ऐड कर लेंगे। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट जो कि इन एडिशन टू है,
जिसने जगह ले ली है प्रोस्पेक्टस की। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि अगर एक पब्लिक कंपनी जिसका आइडिया है कि नहीं हमने अपने पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं और लोगों से भी मोटा ताज़ा पैसा इकट्ठा करना है, और हमने तो शुगर मिलें लगा लेनी है, हमने पेट्रोल पंप के तो क्या ऑयल निकालने वाली मशीनें लगा लेनी है पाकिस्तान में, तो खासा चंगा पैसा चाहिए यार इसके लिए। तो उसके लिए फिर आवाम को सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, सुनहरी हरूफ में लिख रहा हूँ, उसको चंगे चंगे ख्वाब दिखाने पड़ते हैं फिर आवाम को। फिर आवाम को ये बताया जाता है आ जाओ हमारे साथ, नहीं आए तो गरीब ही रह जाओगे तुम। ठीक है, ऐसी बातें हो रही होती नहीं यार, ऐसी बातें नहीं हो रही होती, ऐसी बातें मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। वो बड़े महज़्ज़ब तरीके से बताते हैं, ये है हमारे डायरेक्टर, ये इनकी प्रोफाइल है, ये इनका थीम है, ये इन्होंने सोचा है, और इस वे से हम यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन किस किस के पास है, हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, हमारा प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया है, वो इशू हमारा प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया है इसने, कमीशन ने, उसने अप्रूव किया है, अब ये देखें फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो ये सारी स्टेटमेंट होती हैं। और नीचे जाके कोई एक्सपर्ट वगैरह है उसकी भी ओपिनियन लेंगे कि ये फ़लाने इंजीनियर हैं या ये कैसर इकबाल है ICMA के, इनसे पूछ लें, ये लॉ पढ़ाते हैं, हमने लॉ में सारी बातें मानी हुई हैं। तो फिर नीचे मेरी तस्वीर लग जाएगी और मैं वहाँ पे बोलूँगा हज़रात वाकई ये कंपनी ठीक कह रही है, ये बड़े चंगे बंदे हैं। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं प्रोस्पेक्टस पे, और ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। अल्लाह करे कोई कंपनी आए, मैं उससे इतने ज़्यादा पैसे लूँ कि मैं उसके प्रोस्पेक्टस में अपने कमेंट्स वगैरह इशू कर सकूँ। नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट पब्लिश प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग शेल्फ प्रोस्पेक्टस सप्लीमेंट्री प्रोस्पेक्टस के एक प्रोस्पेक्टस पहले इशू कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है उसके रिलेटेड या इन एडिशन टू उससे मिलता जुलता एक और प्रोस्पेक्टस जो है आपने इशू करना है, कोई अगेन फंड रेजिंग के लिए। तो कहता है कोई भी प्रोस्पेक्टस तुम इशू नहीं करोगे फंड रेजिंग के लिए, शेयर एप्लीकेशन के लिए, कोई भी तुम प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस से प्रोस्पेक्टस का खुलासा या प्रोस्पेक्टस की कोई सप्लीमेंट इशू नहीं करोगे until it has been approved by the commission। जब तक ये कमीशन जो है अप्रूवल ना दे दे इसके ऊपर, और विच अप्रूवल may be subject to such condition or restriction as the condition may as the commission may consider necessary। कहता है अवाम को कभी भी तुमने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना जब तक तुम वो प्रोस्पेक्टस वो सुनहरे ख्वाब बना ना लो और वो एक प्लेट में सजा के कमीशन के सामने ना रख दो, तो तब तक कहता तुमने ये वाले काम नहीं करने, तुमने इशू नहीं करना इसको, ना इसको कहीं पे छपवाना है, ना पब्लिश करना है, छपवाना भी नहीं है। ठीक है, तो कहता आप पहले एक प्रोस्पेक्टस बनाए और हमारे सामने रखें कि किस प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप आवाम से पैसा इकट्ठा करने जा रहे हैं। द इशुअर आर ऑफरर, इशुअर और ऑफरर को कह दिया गया एज द केस मे बी शेल नॉट लेस देन 21 days बिफोर द proposed date of publication of prospectus सबमिट अ कॉपी टू द कमीशन फॉर अप्रूवल। कहता है इशुअर को हम कहते हैं कि अगर उसने प्रोस्पेक्टस इशू करना है ना, तो इसकी एक कॉपी कम से कम 21 दिन पहले कमीशन से फाइल करे और अप्रूव करवाए। उसके बाद वेयर अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड इन पाकिस्तान, जहां ये ऑफर है सिक्योरिटीज़ की कि अवाम को कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें, ये सिक्योरिटीज़ अगर पाकिस्तान में मेड की जा रही है, द इशुअर आर ऑफरर शैल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट। कहता अगर तुमने पाकिस्तान की आवाम को ये सिक्योरिटीज़ इशू करनी है तो तुम क्या करो, पूरा प्रोस्पेक्टस जो तुमने बनाया इन फुल टेक्स्ट आर इन सच समराइज्ड फॉर्म, या उसका कोई खुलासा बनाओ एज द केस में बी, और इसको क्या करें पब्लिश करें, शैल पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल फॉर्म एट लीस्ट वन इन उर्दू एंड वन इन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर।
पहले कह दिया कि तुमने 21 दिन पहले प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करवाना है, और फिर उसके बाद ये तुमने न्यूज़पेपर जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है, या तो उसमें अपना फुल न्यूज़पेपर में छाप के भेज दो अवाम के पास, या आप क्या करें या आप क्या करें या आप क्या करें इस सॉरी एक मैसेज देख रहा था, या आप क्या करें ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको फुल फॉर्म में, या आप इसकी समराइज्ड फॉर्म में, एब्रिज्ड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में छोटा करके खुलासा खुलासा आप छपवा दें इंग्लिश पेपर में या न्यूज़पेपर में। और ये कब छपवाना है? नॉट लेस देन 7 डेज, नॉट लेस देन 7 डेज, यानी कि आज हमने अगर ऑफर करनी है ना प्रोस्पेक्टस की, तो इससे 7 दिन पहले ये न्यूज़पेपर में सर्कुलेट होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कि प्रोस्पेक्टस में एक डेट होती है कि इस तारीख से अवाम आ जाए, शेयर सब्सक्राइब कर ले, कहता उस उस जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट है ना, उससे 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्टस छप के घूम चुका होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन पहले। The issuer or offerer, as the case may be, shall make available sufficient number of copies। कहता है ये जो प्रोस्पेक्टस की कॉपीज होंगी ना, the issuer or offerer, as the case may be, shall make available sufficient number of copies of prospectus approved by the commission free of charge। कहता है इश्यूअर जो है, कंपनी को कह रहा है, कंपनी तुम क्या करोगी कि इश्यूअर की डेफिनेशन हमने पढ़नी है यारो सिक्योरिटीज एक्सचेंज में, वहां पर वो बताएगा ऐसा पर्सन जो कि सिक्योरिटीज इशू करने जा रहा है। याद रखना ये वो सिक्योरिटीज नहीं जो डेली सेल परचेज हो रही होती हैं, ये न्यू सिक्योरिटीज हैं जिनका ताज़ा ताज़ा जन्म होने लगा है, और अवाम को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं कि इन सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करें। बाद की सिक्योरिटीज़ तो डेली परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर डेली सेल एंड परचेज हो रही होती है उनकी, वो शेयर बिकते हैं, शेयर लुटते हैं, वो उनसे वो बात की बात है। अच्छा, इश्यूअर आर offerer, as the case may be, shall make available sufficient number of copies of prospectus approved by the commission free of charge। ये फ्री कॉपीज जो प्रोस्पेक्टस की पड़ी होनी चाहिए जो कमीशन अप्रूव करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर एंड टिल द क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द इशूअर। कहता है ये जो प्रोस्पेक्टस तुमने हमसे अप्रूव करवाया है ना, और इसको कहता अब इसकी कॉपियां छपवा लो, सफिशेंट नंबर ऑफ कॉपीज, कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉपियां छपवा लो, और ये कॉपियां कहाँ रखो, और ये फ्री ऑफ चार्ज। यार वैसे यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसा कहना चाहिए, एजुकेशन कमीशन को ना, यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसा कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट आता है उसको फ्री ऑफ चार्ज जो है प्रोस्पेक्टस इशू करें। यूनिवर्सिटियाँ बड़ा पैसा कमा रही हैं, तो जैसे आईसीएम में यार कितना अच्छा है हमारा, फ्री ऑफ चार्ज प्रोस्पेक्टस देता है। अच्छा, आप मुझे नहीं पता फ्री ऑफ चार्ज है कि या नहीं है। चलो, इशूअर को बोल दिया गया, कमीशन को बोल दिया गया कि आप ना, कमीशन ने बोला कि इशूअर तुम क्या करोगे, तुम सफिशेंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो प्रिंट करवाओ, अपने रजिस्टर ऑफिस पे रखो, विद ऑल सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन द कंट्री। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री में, 3 है ना, उनके पास रखो, विद ऑल द बैंकर्स टू इशू। और जहाँ जहाँ जिस जिस बैंक में तुम्हारा पैसा इनका जमा होना है सिक्योरिटीज़ का, वहाँ उनके उनके ऑफिस में रखो, उनके ब्रांचेस में रखो। एंड कंसर्न्ड शेयर रजिस्ट्रार, और जो शेयर रजिस्ट्रार है उसके पास रखो। एंड द कंसर्न्ड ब्लोटर एंड द कंसर्न्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और जिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तुम्हारी एजेंसी की है, रेटिंग की है कि तुम्हारी कंपनी जो है उस वो कितनी वर्थफुल है, या कितनी ये क्रेडिट वर्थफुल है, उसके पास ये सारी कॉपीज जो है रखो।
चलो मैं एक गिलास पानी पी लूँ। चलो अच्छा जी, उसके बाद कॉपीज रखने के बाद आगे क्या कह रहा है? Prospectus in full text and the shared subscription form shall be uploaded on the website of the issuer and shall remain there from the date of publication of newspaper till the close of subscription। कहता है ये जो प्रोस्पेक्टस आपने छपवाया है ये फुल फॉर्म के ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर प्लेस करें और ये तब तक रहना चाहिए जब तक क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, जब तक आपने डेट नहीं अनाउंस की हुई कि इस तारीख तक आप सब्सक्राइब कर लें हमारे शेयर्स को। नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट पब्लिश टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट विदाउट प्रायर अप्रूवल रिटन अप्रूवल ऑफ कमीशन एंड एडवर्टीजमेंट अदर देन आ प्रोस्पेक्टस। कहता है प्रोस्पेक्टस के अलावा तुमने कोई भी टीवी पे इश्तिहार नहीं देना, तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं करना, इसके अलावा कोई भी ऐड नहीं देनी तुमने अवाम, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देनी अदर देन अ प्रोस्पेक्टस। सिर्फ एडवर्टीजमेंट आपकी क्या है, प्रोस्पेक्टस ही होगा। और उस कहता है आपने कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट, कोई भी सर्कुलेशन, कोई भी नोटिस नहीं लिखना अवाम के लिए अदर देन प्रोस्पेक्टस। और उस नोटिस में क्या हो, अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज फॉर विच प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड अंडर दिस पार्ट। ठीक है, अनलेस अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन पब्लिश्ड and advertisement gives an address in Pakistan for which it can be obtained। और एडवर्टीजमेंट अगर आपने देनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने प्रोस्पेक्टस के ही हवाले से देनी है और आपने एड्रेस बताना है कि कहाँ पे सिर्फ ये प्रोस्पेक्टस पड़ा है, बस ये बात। द इशूअर आर ऑफरर as the case may be shall not at any time vary the terms of the clauses stipulated in its prospectus एक्सपेक्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमीशन। कहता है एक बार प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, आप इसकी क्लॉजेज, आप इसकी लाइनें नहीं चेंज करेंगे, लाइनें ऊपर नीचे नहीं करेंगे, लाइनों को मिटाएंगे नहीं जो हमने अप्रूव कर दिया। वेयर एन issuer or offerer as a case may be can issue, circulate, publish supplement to the prospectus inviting the general public for subscription of the securities earlier offered to the public through self prospectus provided that। कहता है जहाँ पे एक इशूअर या ऑफरर क्या करें, कैन इशू, सर्कुलेट या पब्लिश करें सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस का हिस्सा बन रही है और खुलासा बन रही है और ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस एक बार इशू हो चुका है लेकिन उसके पीछे एक सप्लीमेंट इशू कर रहे। Inviting the general public for subscription of securities, इनवाइट कर रही हैं, इनवाइट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को कि आके आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी सिक्योरिटीज को अर्ली ऑफर टू द पब्लिक जो कि पहले ऑफर की गई थी थ्रू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर की गई थी, प्रोवाइडेड दैट इसकी अप्रूवल ले ली जाए कमीशन से। The last supplement should be published within such time as provided by the commission।
पहले तो कमीशन से अप्रूवल लो, फिर लास्ट जो सप्लीमेंट था, लास्ट जो अलॉटमेंट थी, उसके लिए जो तुमने प्रोस्पेक्टस जो है, ये सप्लीमेंट जो है विद इन उसी टाइम इशू किया हो जो कि कमीशन ने कहा था। और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑफर, जो अमाउंट ऑफ ऑफर है जो तुमने कैपिटल इकट्ठा करना चाह रहे हो इस सप्लीमेंट के थ्रू, इस छोटे से प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो तुम कैपिटल एग्रीगेट इकट्ठा करना चाह रहे हो, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑफर आर इशू फ्लोट इन tranche should not exceed the total size as mentioned in the prospectus। कहता है फिर ये जो छोटा सा प्रोस्पेक्टस तुमने इशू किया है कुछ सिक्योरिटीज को जमा करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट जमा करने के लिए, फुल फ्लैज प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, कोई थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस बनाया थोड़े वक्त के लिए और नई सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए तुमने ये प्रोस्पेक्टस ये काम किया, तो वो कहता है जी ये वाला जो प्रोस्पेक्टस है इसमें लिखी होगी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, उन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी से तुमने ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कॉपी ऑफ ईच सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। और सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस ठीक है, ये भी न्यूज़पेपर में छपवाना है। अब आपके मैं पहले क्वेश्चन ले लूँ, मैं आपके। डिबेंचर्स बता दिया था मैंने। रिडीमेबल कैपिटल, अच्छा यार, रिडीमेबल कैपिटल क्या होता है? रिडीमेबल कैपिटल ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको किसी अरसे के बाद रिडीम कर लिया। रिडीम का मतलब क्या होता है? कैंसल कर देना। कि ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिनको किसी अरसे के बाद हम रिडीम कर लेंगे, हम अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, जो कैपिटल इशू किया जाता है ये थ्रू शेयर्स हो सकता है और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू करते हैं। स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू करते हैं कि जो ये रिडीमेबल कैपिटल जो है इसको सब्सक्राइब करेगा, ये इतने अरसे के लिए जो है ये कैपिटल है, ये राइट्स हैं, आप इतने अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये कंपनीज इशू करती हैं अगर उनको कोई अर्जेंट ज़रूरत हो, थोड़ी क्या उसको कहते हैं यार, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए, कि इन फंड्स के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे लेकिन ये जो फंड है ये आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिडीम कर दिया जाएगा ये कैपिटल। मान का हो गया, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया। कमीशन की अप्रूवल की अजान हो रही है, 2 मिनट खामोश में।
अच्छा यार, सिक्योरिटीज़ एक्ट है, इसलिए जो है ना मैं ये थोड़ा सा पढ़ के आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, क्योंकि यार हमने कभी अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटीज़ देखी नहीं, ना हमने कभी स्टॉक एक्सचेंज देखा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे में देखा था, मेरे पास तुम हो, उसमें एंड पे जाके देखा था स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ जो है बिकती हैं। अब वो मैं ड्रामा नहीं देखता, लेकिन पता है, मशहूर है, तो उसमें ही हमने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अलावा तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो इसीलिए हमें थोड़ी-सी मुश्किलात हो रही हैं ऐसे अल्फाज सुनते हुए, जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, ब्रीच्ड फार्म हो गई, प्रोस्पेक्टस हो गया। और ये जो है पूरा प्रोसेस हमें जो है ना समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी शायद हुई हो। लेकिन क्योंकि कंपनी जो है उसकी हमने जल्दी-जल्दी अंडरस्टैंडिंग ले ली, क्योंकि एक कहानी हमने सुन ली थी। और इसकी कहानी भी यहीं से स्टार्ट होती है, लिस्टिंग से ऑनवर्ड, कि जब एक बार लिस्ट हो जाना है, तो तुमने कभी भी शेयर्स जो है, सिक्योरिटीज़ जो है, तुमने अवाम को इशू नहीं करनी। सबसे पहले तुम एक प्रोस्पेक्टस बनाओ, अपना आप बताओ। और ये सारी रिक्वायरमेंट है पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर, न्यू सिक्योरिटीज़ के ऊपर, कि आप पब्लिक को माइल कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटीज़ को जी पब्लिक जो है सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उसके बाद वन बाय वन जो है आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाए, कमीशन की अप्रूवल क्यों? देखो, कमीशन और एससीसीपी दो ऐसे अदारे हैं जिनके ऊपर आवाम का ट्रस्ट है कि ये इनसे जो इजाज़त लेगा, कम से कम हमारे पैसों से वो खेलेगा नहीं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज वो अपने मामलात में बिजी है, वो इन्वेस्टमेंट को अक्यूमुलेट करने पे, इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करने पे, वो कंपनीज को उनकी ट्रेडिंग के मामला में बिजी है। यहाँ एक ऐसा पर्सन है कमीशन, जिसने इसको रजिस्टर किया था, वो इसके सारे मामला जानता है। तो अगर तुमने अपने बारे में कुछ लिखना है तो वो लिखा लिखाया तुमने, इसकी इजाज़त जो है तुमने लेनी है कमीशन से। अच्छा, उसके बाद ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ का जनरल, ये मैंने बता दिया कि एक लिस्टेड कंपनी जो है, एक जो बल्क है आवाम में इशू करने जा रही है। फ़िक्टिशियस एप्लीकेशन का मतलब कि अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन की जो कि फ़िक्टिशियस है, जो कि वैसे ही एप्लीकेशन की, और उसके नतीजे में आपने शेयर इशू नहीं करने, तो उसके उसके बारे में बोला कि अगर आप कोई फ़िक्टिशियस एप्लीकेशन अवाम में इशू करने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने कोई शेयर ही नहीं इशू करना, ऐसी एप्लीकेशन। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, हाँ, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ऐसे अब हमने कंपनी एक्ट में पढ़ लिया था कि हर वो शेयर होल्डर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कहलाता है जिसकी 10% इन्वेस्टमेंट होती है। और जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना, इनमें 10% की ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। 10% हमें 10% नज़र आता है, लेकिन ये 10% बहुत करोड़ों में होता है, और ये लाखों में भी हो सकता है। अच्छा, हमजा क्या कहता है सर? खास कंपनी मीन कि वो पब्लिक कंपनी ना हो, प्राइवेट कंपनी हो, अगर उस पे सेक्शन नहीं होता है। हमजा, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। ये ज़रा हमजा काइंडली मुझे ज़्यादा दोबारा लिख के दोगे? सर, दिस सेक्शन इज़ फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस, दिस सेक्शन इज़ फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एज वेल एज अगर आपने कोई और ऑफ़र करनी है पब्लिक को, उसके लिए आपने मज़ीद जो है अपनी ऑफरिंग जो है अवाम को इकट्ठा करना है न्यू शेयर्स में, तो उसके लिए रिडीमेबल कैपिटल्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए। शेयर्स कर लिए, अब चलो डिबेंचर्स इशू करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए तो डेफिनेटली होगा ही होगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे क्वेश्चन में पहुँच रहे। ओके, कंटिन्यू। में कंटिन्यू क्वेश्चन रिलेट टू 87। हमजा का क्वेश्चन क्या है 87 से? हमजा, यहाँ से आई थिंक सो आप कह रहे हो कुछ प्राइवेट ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट से मतलब ये है कि मखसूस ऑफरिंग जो कि आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे एक लिस्टेड कंपनी है, वो प्राइवेट ऑफरिंग का मतलब कि शायद किसी डायरेक्टर को ऑफरिंग करने जा रही है या मखसूस मेंबर्स को ऑफरिंग करने जा रही है,
प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि आप जो है ये फंड्स जो है अपनी प्लेसमेंट करना चाह रही हैं, किसी प्राइवेट प्लेसमेंट कह लो कि किसी अपनी सब्सिडरी में दोबारा प्लेस करने जा रहे हो फंड, तो वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई होती। शायद हमजा आपका ये क्वेश्चन था। शहबाज क्या कह रहे हैं? शहबाज आप अपना क्वेश्चन लिखना यार। सर जब एक मेंबर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर ये लीव स्टेटमेंट कन्वर्ट। देखो, जो पब्लिक प्रोस्पेक्टस का सेंस पता क्या है कि आप इसको छपवाएं और इसके एंगेज जो है आप आवाम से पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि पब्लिक कंपनी ने तो यही काम करना है ना। एक आम पब्लिक कंपनी जो लिस्ट भी नहीं होती वो भी प्रोस्पेक्टस छपवाती है, लेकिन उसके प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। ये लिस्टेड सिक्योरिटीज के प्रोस्पेक्टस के ऊपर सारी रिक्वायरमेंट है। अब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस की जगह लेगी, लेकिन है नहीं वो प्रोस्पेक्टस, जगह ले लेगी। वो स्टेटमेंट कौन सी होती है? वो मोस्टली ऐसी पब्लिक कंपनी इशू करती है जिसके मेंबर कम होते हैं। उसका ये माइंड नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस जो है आवाम को इशू करेगी। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? देखो, एक होता है ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में लेट्स सपोज तुमने लिखा था कि मिनिमम इतनी सब्सक्रिप्शन इकट्ठी होनी चाहिए, और उसकी प्रोस्पेक्टस जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेट्स सपोज अचीव हो गई है। तुम अगेन उसी प्रोस्पेक्टस का रेफरेंस देते हुए एक दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू करते हो और आवाम को बताते हो कि इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास, आ जाएं आप, इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, आ जाएं आप। और ये वाला जो प्रोस्पेक्टस है ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है, जो कि सेकंड दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, और वो फॉलो करता है मेन प्रोस्पेक्टस को। और जब ये भी इशू करना है तो लॉ कहता है आपने हमसे पूछना है पहले, कमीशन कहता है आपने हमसे पूछना है। और ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना है, इसमें दोबारा जब तुमने जो अमाउंट लिखनी है वो अमाउंट इंक्रीज ना हो, जितनी तुमने लिखनी है उतनी अमाउंट इकट्ठी करनी है फिर आवाम से। इसको आप कह लो फॉलो अप प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस का फॉलो अप। ठीक है, स्लाइड शेयर कर दूंगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक्सप्लेन कर दिया मैंने। माइक ऑन। माइक पहले किसी ज़माने में ऑन होते थे, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैकरा, ये हमने पढ़ा था उसमें किसमें पढ़ा था हमने कि अपनी रेटिंग एजेंसी करवाएंगे, जैसे एनबीएफसी में। हाँ, हमने पढ़ा था कि एनबीएफसी क्रेडिट रेटिंग करवाएगी। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है ना, लोग उसको जल्दी पैसा दे देते हैं, बैंक उसको जल्दी पैसा दे देते हैं। क्रेडिट रेटिंग पैकरा का एक क्राइटेरिया है, वो आपकी रिस्की एसेट्स और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स देखने के बाद वो आपके देखता है कि आप लोगों को कितनी जल्दी पैसा वापस कर देते हैं। आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, तो वो अपनी रेटिंग क्राइटेरिया के ऊपर ना हर कंपनी को असाइन करता है ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, तो ऐसी रेटिंग असाइन करता है। तो रेटिंग इशू करने का क्या फायदा है? पैकरा की तरफ से एक ना गारंटी होती है कि यार हमने देख लिया इस पर्सन को, ये बंदा बहुत वर्थफुल है। जैसे अब हम आपस में अब दोस्त को नहीं कहते कि यार मैं गारंटी देता हूँ ये बंदा नुकसान नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि मैंने इसको परखा हुआ है। तो पैकरा की से रेटिंग एजेंसी वो इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करेगी, क्रेडिट रेटिंग करेगी। उसका मतलब ये होता है कि आवाम को एक और तसल्ली मिल जाए कि ये लोग भागेंगे नहीं, ये किस वर्थ के बंदे हैं। ये डिफॉल्ट करेंगे तो कितना, कभी डिफॉल्ट किया तो वो भी आ जाएगा इनके सामने। एक मिनट ज़रा, मुझे हेड ऑफिस से कॉल आ रही है।
अच्छा जी, सॉरी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब ही यही है कि उसकी लिमिट 10% से एक्सीड है, एटलीस्ट 10% है, 10% या इसके एक्सीड। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉलो अप ऑफ प्रोस्पेक्टस स्लाइड शेयर हो जाएंगी। एनबीएफसी में हमने पढ़ा था, जब सारी सिक्योरिटीज इशू करनी होगी तब ही कमीशन से अप्रूवल करवानी पड़ेगी। जब भी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेगी तब ही, ठीक है, तब ही ये आप करवाएंगे, और जब भी आप आवाम को अपनी सिक्योरिटीज इशू करेंगे, ठीक है, जो न्यू सिक्योरिटी, जो ताज़ा ताज़ा सिक्योरिटीज बनी है, जब भी सिक्योरिटीज इशू करेंगे कमीशन से इशू करने के बाद ये कॉपीज करवानी है। किस पर्सन ने इतने शेयर सब्सक्राइब किए हैं? नहीं, ये नहीं करवानी हमने, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में अटैच होती है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और सब्सक्रिप्शन की डेट लिखी होती है, कि सारे सब्सक्रिप्शन की डेट लिखी होती है नजम भाई। तो वहाँ पे ना बताते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस, वो सारी कहानी बताते हैं, फिर बताते हैं कि इसके एंड पे लगी है शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म, हमारा ये प्रोजेक्ट है और आप अप्लाई कर लें, आपको फ़ायदा होगा। अब आप डरेंगे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहीं मेरे ही पैसे ना लेके भाग जाएं। फिर उस प्रोस्पेक्टस में अंडर राइटर आपने सुना होगा मुझसे, अंडर राइटर का भी जिक्र होता है कि आपने घबराना नहीं, आप अपने पैसे दे दें, आप भी मालिक बन जाएंगे इस कंपनी के। इन केस अगर आप पैसे लगाते हैं, कोई और नहीं लगाता, तो ये देखो अंडर राइटर भी बैठा है साथ, ये आपके साथ मिलके पैसे लगा लेगा, आपके पैसे सिक्योर है, और ये देखो पैकरा है शैकरा, ये सारे हमारी गारंटी दे रहे हैं। ये फॉर्म जो है एंड पे फिल करें, और ये लास्ट तारीख है पब्लिक सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो इसके लिए वो कॉपीज करवा के अवाम में बांटनी है ना, बांटना है ना प्रोस्पेक्टस को, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करनी है लोगों ने, तो उसकी सफिशेंट नंबर ऑफ कॉपीज कि जितने तुमने सोचे हैं ना शेयर्स, उसके हिसाब से कॉपीज करवाओ, और हर जगह तुमने रखनी है, जहाँ जहाँ तुमने सोचा हुआ है कि ये तुम्हारे प्रोस्पेक्टस बिक सकते हैं, वहाँ वहाँ रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद व्हाट इज शेल्फ, ये मैंने होपफुली बता दिया। मेरे क्वेश्चन, हाँ जी, आपके क्वेश्चन नज़र आ गए और मैंने बता भी दिए। सबसे एंड पे आते हैं आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आए हैं। हाँ, बेनिफिशियल ओनर और सब्सटेंशियल ओनर का सेम मीनिंग है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, इसका सेम मीनिंग है। तो चलो थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। और कल छुट्टी है या नहीं है ये मुझे हेड ऑफिस कन्वे करेगा, तो मैं आपको कन्वे करूँगा, नहीं तो लेक्चर होगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये जो प्रोस्पेक्टस आपने बनाना है, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, द कमीशन में अप्रूव अ प्रोस्पेक्टस इफ इट्स कंटेंट्स सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। कहता है कमीशन जो है इजाज़त तब देगा जब वो इसके मोटे मोटे सुर्खियाँ देख लेगा कि हाँ प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और ये वैसा ही लिखा हुआ है जैसा हमने कहा था। ये वो आ गई बात जो मैंने तुम्हें कहा था कि अल्लाह करे कि कोई कंपनी आए और मेरे पास आ जाए, एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक्सपर्ट कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखा, तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो, और मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी ने अवाम को इन्फ्लुएंस करना है, और उसमें जो है वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन यूज़ करना चाह रही हैं कि देखें जी ये एक्सपर्ट की बात ही मान लें, आप अपने हमसाये की बात ना माने, ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये कासम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, ये चंगी चंगी बातें बताते हैं, इनसे ही पूछ ले तो कि ये कितने परसेंट जो है ये वर्थफुल हैं, और क्या कैसी इन्वेस्टमेंट है, और कल को क्या फ़ायदे होने हैं आपको ये नहीं पता, ये इनसे ही पूछ ले ज़रा। वो फिर एक्सपर्ट जो है उसका बयान स्टेटमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले कहते हैं जी एक्सपर्ट कोई ऐसा लेना जो कि इंडिपेंडेंट हो, उसको लालच ना हो तुम्हारी कंपनी में। अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट कंटेन अ स्टेटमेंट purporting टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट।
कहता प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की अभी कोई स्टेटमेंट नहीं यूज करनी, अनलेस एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन engaged or interested in the formation, promotion or in the management of the company. एक पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है अपने प्रोस्पेक्टस में कासम अली शाह साहब को यूज कर सकती है, ठीक है, कैसर इकबाल शाह साहब को यूज कर सकती है, शाह तो नहीं हूं मैं तो कहता है जी बाज दफ़ा कंपनीज ऐसा काम करती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट गेन करने के लिए वो मज़ीद जो है एक्सपर्ट के बयानात यूज़ करती हैं। तो कहता है एक्सपर्ट ऐसा चूज़ करना है ना तो आपकी कंपनी का वो मेंबर हो, ना आपकी फार्मेशन में इंटरेस्टेड हो। अच्छा मेंबर तो हो सकता है क्योंकि मेंबर नहीं है, उन्होंने कहा इंटरेस्टेड इन द फार्मेशन ना हो, फार्मेशन में उसका कोई किरदार ना हो। उसके बाद कंपनी की प्रमोशन में, कंपनी को प्रमोट करने में, कंपनी को प्रमोट करने में इसका किरदार ना हो, या कंपनी की मैनेजमेंट में इसका कोई हिस्सा ना हो। हाँ हो सकता है एक्सपर्ट कहे कि देखो यार मैं आज कितना एक्सपर्ट हूँ और मैं कितना सियाना हूँ, मैंने भी शेयर परचेज कर लिया, आओ तुम भी शेयर परचेज कर लो तो हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये हो सकता है काम तो करें। एक्सपर्ट कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। अच्छा फिर कहता है जी एक्सपर्ट के अगर अल्फाज तुमने प्रोस्पेक्टस में इशू किए ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक्सपर्ट की कंसेंट भी ले लेनी है, कंसेंट भी नीचे दी हो, एक्सपर्ट बकायदा अपनी स्टेटमेंट के नीचे लिखे कि ये मेरी मर्ज़ी से मैं हल्फिया बयान देता हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के ये मैंने किसी प्रेशर में आके नहीं कहा, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा है, क्योंकि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है, इसके ऊपर जूते पड़ने हैं, फिर पुलिस ने पकड़ के ले जाना है अगर कोई काम गलत है या स्टेटमेंट गलत है। आगे वो बता रही है क्रिमिनल लाइबिलिटी है इसमें डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस के ऊपर, तो जुर्म है ये अगर आप अवाम को धोखा देंगे। एक्सपर्ट कंसेंट टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, a prospectus that contain the statement purporting to be made by an expert are to based on a statement made by an expert shall not be issued, circulated or published। कहता है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट होगी या वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि उसकी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा, तो कहता है कभी भी तुमने इशू नहीं करना जब तक क्या ना हो जाए एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट to the issue of prospectus with the statement in the form and contest in which it is included। तो कहता है अनलेस वो एक्सपर्ट आपको हल्फिया बयान या लिख के ना दे दे कि हाँ जी ये वही अल्फाज हैं जो मैंने बोले थे, आपने वैसे ही लिखे हैं, इनको इशू कर दें। एंड देयर अपीयर्स इन द प्रोस्पेक्टस एज स्टेटमेंट दैट एक्सपर्ट हैज गिवन एंड हैज नॉट withdrawn his consent, और स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस में आप ये भी लिखें कि एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट दी है और आज तक के वैलिड है, उसने अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करवाई, वापस नहीं करवाई। तो यहाँ तक हम कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। तो घबराना नहीं, इसको समझ लेना है, हमने इंशाल्लाह इसको रिड्यूस कर देना। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना वो देखना मैंने रिड्यूस करवाया है, उसको हमने कंसाइज कर दिया था कि ये करना है, ये करना है और ये बातें नहीं करनी, ठीक है। वो लेक्चर जो पिछले हफ्ते को हुआ है वो तुम सुन लेना, उसमें है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।